सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। ये जैसे वास्तुशास्त्र में क्या दिख रहा है, सभ्यता भौतिक। आ जाइए, अभी इसमें नया बच्चा तो कोई नहीं, ये है ना, अरे तो नए हैं, कौन नया? सारे बच्चे नए हैं, पुराने वाले तो दूर के बच्चे हैं। ये पुराने लोग पुराने, ये लोग हैं पुराने, नए वाले तो यही हैं 4-6-10। ये बहुत घर चलेंगे। अच्छा, पहले वाली क्लास के लिए कुछ लोग निकल गए। तो मैं तो खड़ा था, जो निकले वो भी पुराने बैच के ही थे, 3-4 लड़कियां गई बस। चले गए। का अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं संस्कृति के तेवर में। देखा जाए तो इसमें जो है जुड़ा क्या क्या होता है संस्कृति के साथ। जैसे आपका व्यवहार है, संस्कार, प्रथा, इसके साथ और क्या जुड़ा है, संस्कृति, संस्कृत नहीं संस्कृति, प्रथा परंपराएं जुड़ी होती हैं। प्रथा परंपराएं, भाषा, प्रथा परंपराएं, भाषा, और क्या जुड़ा होता है, मान्यताएं, अभिवृत्ति, मान्यताएं भी होती हैं। मान्यताएं, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, संगीत, नाटक, कला, संगीत, नाटक, कला, व्यंजन भी इसके अंतर्गत आता है, और आस्था, धर्म, व्यंजन, पाक कला सुने होंगे, व्यंजन, आस्था और धर्म, ये सब जो है इसके भाग हैं, संस्कृति के भाग। ये सब किसके भाग हैं, संस्कृति के पार्ट ऑफ कल्चर है, संस्कृति के भाग कहे जाते हैं। तो संस्कृति के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और संस्कृति को अगर देखा जाए यूनियन के संदर्भ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो एक बॉडी है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम सुने होंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? यूनेस्को पूछा भी जाता है छोटी परीक्षाओं में, मुख्यालय पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ क्या, एजुकेशनल, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल। देखिए इसमें कल्चर आ गया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। तो ये कहता है, ये कह रहे हैं यूनेस्को ये कहता है कि संस्कृति को आमतौर पर कला का रूप ही माना है। यूनेस्को ने संस्कृति को आमतौर पर कला का रूप माना है। किसका रूप माना है? संस्कृतियां अपने मूल अर्थ में भले ही अमूर्त हों,
किंतु वे जब भी खुद को प्रकट करती हैं तो प्रतीक, नायक, अनुष्ठान आदि भी गढ़ती हैं। तो संस्कृतियाँ क्या दिखाई नहीं पड़ती? सभ्यता तो दिखाई पड़ती है ना, संस्कृतियाँ तो दिखाई नहीं पड़ती। हमारे जीवन में रची बसी हैं प्रथा परंपराएं। कोई तीज त्योहार आया तो दिखेगा कि हाँ आज फला त्योहार है, वो हमारे संस्कृति का भाग है, अंग है। तो कह रहा है कि अमूर्त भले हैं लेकिन वह जो है अपने मूल अर्थ में अमूर्त हो, किंतु वे जब भी खुद को प्रकट करती हैं तो एक प्रतीक, नायक और अनुष्ठान आदि भी गढ़ती हैं। इसलिए क्षेत्र विशेष की संस्कृतियों को हम उसी के अनुरूप पहचानने लगते हैं। जैसे कोई गांव कहते हैं बड़ा बदनाम है, उस गांव का नाम है, अरे भाई वहाँ बड़े गुंडे बदमाश होते हैं। आपके दिमाग में कैसा कल्चर आएगा? उस गांव के बंदूकधारी लोग आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। और कह रहे हैं कि हम उसी के अनुरूप पहचानने लगते हैं। उदाहरण जैसे राजस्थान का अगर आप हम उदाहरण ले लें, राजस्थान का, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? पगड़ी चलेगी, वहाँ का घूमर चलेगा, घाघरा चोली, वहाँ का खान पान। और प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो नायक के रूप में कौन उभर कर आपके मस्तिष्क में आएगा? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, अमर सिंह, तमाम सारे जो राजपूत कालीन शासक हुए हैं, तो उनका जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कैसा आता है? भारी मूछ लिए महाराणा प्रताप, चेतक घोड़े पे सवार, भाला लिए हुए। मूर्ति उनकी कैसी बनी होती है? घोड़े पे सवार। घोड़ा कैसा होता है? दोनों टांग उठाए रखा है कि एक टांग? दोनों उठी रहती है। और महारानी लक्ष्मीबाई के जो मूर्ति मिलती है उसमें दोनों उठी रहती। महाराणा प्रताप की घोड़े की एक टांग उठी रहती है आगे, और लक्ष्मीबाई के दोनों टांग। इसका मतलब समझते हो? हाँ, घटना स्थल, वेरी गुड। घटना स्थल मतलब युद्ध क्षेत्र में ही जो शहीद हो गया हो, जिसका बलिदान हो गया हो, उस व्यक्ति की जो घोड़े की अगर तस्वीर देखोगे तो उसमें दोनों पैर उठे रहेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है वहीं हत हुई और वहीं शहीद भी हो गई, समझ रहे हैं? लेकिन महाराणा प्रताप जो है कई बार युद्धों में घायल हुए, उसके बाद जो है भागते रहे, जंगल की घास की रोटी खाते रहे, अंततः हुआ जो है यानी रण क्षेत्र से बाहर जिसकी मृत्यु होती है उसके घोड़े की एक टांग उठी होती है, हवा में होती है। तो राजस्थान का अगर जैसे फिगर आता है तो वहाँ का कल्चर हमारे दिमाग में घूमने लगता है कि नहीं? तलवार, मूछ, घोड़े पे सवार, नायक, वहाँ का खान पान, वहाँ के जो सांस्कृतिक कल्चर होते हैं, वहाँ का डांस, वहाँ के तीज त्योहार हमारे मन मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। ये सब क्या है? वहाँ का आस्था, व्यवहार, संस्कृति, प्रथा, परंपराएं, भाषा, मान्यताएं, वृत्तियाँ, गीत, संगीत, नाटक। जो पद्मावत फिल्म में इसीलिए तो दिखाया गया, वहाँ का जो पुट है, लय, संगीत वहाँ का डाला गया, आपको ये एहसास कराया गया पर्दे पे कि यह कहाँ की कहानी है? राजस्थान की। दिखाया गया कि नहीं? पद्मावत को जो है कितना बढ़िया महंगा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग किया गया था, बहुत कॉस्टली उसका। आपने अगर फिल्म देखी होगी, उसमें कौन हीरोइन है? दीपिका पादुकोण। तो ऐसे जैसे अगर राजस्थान, आपसे उदाहरण में राजस्थान का देखा जाए तो प्रतीकात्मक रूप में आपको वीरता दिखाई देगी, तलवार दिखाई पड़ेगी कि वहाँ के लोग बड़े वीर होते थे, भागते का पीछा, मतलब पीठ पर किसी के तलवार नहीं चलाते थे, गोली चला गया लेकिन वह फिर दोबारा आया। ये उदाहरण देखने को मिलता है। नायक के रूप में तमाम जो वहाँ के हीरो हुए हैं, महाराणा प्रताप वगैरह, राणा कुंभा, सांगा वगैरह। आज अगर अनुष्ठान की बात की जाए तो अनुष्ठान मतलब क्या होता है? व्रत, जो आपके जो है जीवन में, हाँ जी, अनुष्ठान, शस्त्र पूजा, लोक गीतों का जो नायक होता है, लोक गीतों का नायक कौन होगा? जो वहाँ का आइडियल होगा कि नहीं? और यह सब चीजें हमारे, अगर देखा जाए, हम पॉलिटिकल साइंस में देखें तो हमारे संविधान में भी झलकती हैं।
हाँ, और भारतीय जो हमारी संस्कृति की विशेषता उसमें भी दिखाई पड़ती है। नेहरू जी ने क्या लिखा था? द डाइवर्सिटी एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मतलब विविधता में भी अनेकता में भी एकता है। हमारा देश बहुत तमाम भाषा, धर्म, खान पान, रहन सहन, एटमॉस्फेयर का देखिए, आप इधर जाएंगे ठंडा आपको मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे गर्मी मिलेगी, और गर्मी के हिसाब से वो लोग कपड़े अपना बना पहनते हैं। सफ़ेद देखिए लुंगी और वो ढीला ढीला कपड़ा पहनते हैं दक्षिण वाले नेता देखिए। और आप लोग जो है अंडर गारमेंट्स भी उनके बड़े ढीले होते हैं। जो दक्षिण की फिल्में देखे हो, और वो बंदूक नहीं उठाते जल्दी, लंगी उठा कर ऐसे निकाले और निकाले फरसा। हाँ, तो वहाँ का कल्चर दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं कि ये दक्षिण की मूवी है। और उत्तर भारत वाले बॉलीवुड वाले तुरंत जो है SLR निकाल के अमिताभ सलमान खान कर देंगे, है कि नहीं? उनकी देखिए स्टाइल, कभी भी देखिए तुरंत लुंगी उठा कर यहाँ गट्ठी मारेंगे। इसका मतलब कि अब हम क्षेत्र में कूदने वाले हैं। हाँ, और वही वो ये जो एक धारी वाला तलवार उनका होता है फरसा टाइप में, जिससे वो नारियल काटते हैं, वही निकालते हैं हंसिया। तो ये सिंबल है जैसे कि वहाँ का दक्षिण का, अर्थात अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर हम मूल्य की चर्चा करें तो मूल्य में हमारा देखिए ये सब जानना जरूरी है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो मूल्य के साथ हमारी प्रथा और परंपराएं जुड़ी होती हैं। अगर हम इसको पिक्टोग्राफ में दिखाएं इस तरह से, तो मूल्य के साथ हमारी प्रथा और परंपराएं क्या होती है? जुड़ी होती है। प्रथा जुड़ी होती है। और हमने बताया इस तरह से कि इसके साथ क्या जुड़ा होता है? नायक जुड़ा होता है, अनुष्ठान जुड़ा होता है। अनुष्ठान, नायक और प्रतीक जुड़े होते हैं। तो प्रतीक के रूप में हमने क्या बताया? अगर राजस्थान की चर्चा करेंगे तो आपको तलवार दिखेगी, दिखेगी भाई, तलवार इस तरह से कुछ आप बना सकते हैं। ये सांस्कृतिक मूल्यों की अगर चर्चा की जाए तो यूनेस्को ये कह रहा है कि ये सारी चीजें गढ़ी जाती हैं, संस्कृति के दायरे में आती हैं। तो प्रथा, मूल्य और अनुष्ठान नायक और प्रतीक के रूप में, तो ये हमारे संस्कृति का अंग रहा है। तो अगर देखें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं अगर देख लें तो प्राचीनता उसमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? प्राचीनता, सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतरता। हम आज तक कल हम बता रहे थे बहुत सारी चीजें, अभी हम तंत्र मंत्र, टोने टोटके या ओखली वाला हमने उदाहरण दिया, जो हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिला था, आज भी हमारे वह जीवन में रचा बसा हुआ है। और इस तरह से निरंतरता दिखाई पड़ती है, लचीलापन, सहिष्णुता दिखाई पड़ता है। सहिष्णुता मतलब हम लोग क्रूर थोड़ी ना है, और हमारी जलवायु भी इस तरह से नहीं है। अभी आप अरब देशों में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत क्रूर लोग मिलेंगे। उसका एक जो जलवायु कारण होती है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है या पानी की जहाँ कमी है, वहाँ के लोग आपको सहिष्णु, लचीले स्वभाव के नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब देखिए वो लोग आते थे जो विदेशी अरब आक्रमणकारी हमारे देश में एकदम नृशंस हत्या करते थे, मतलब उथल पुथल मचा देते थे। हाँ, चंगेज खान, चाहे जिसका नादिर शाह से लेके सब सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। वो लोग अपनी क्रूरता का उदाहरण यहाँ पेश करते थे, लेकिन हमारे यहाँ के शासक एक बार उनको माफ करने की सोचते थे, इनको माफ कर दिया जाए। तो ये हमारी संस्कृति में है ना, वसुधैव कुटुम्बकम, जियो और जीने दो। लचीलापन, ग्रहणशीलता। हमारे देश में आए, यमन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हमने उनको आत्मसात कर लिया।
हमारे जो विविधता है इसमें बहुत सारी जातियों के नस्ल के खून हमारे परंपरा में चले आ रहे हैं। तो हम लोग उनको आत्मसात भी कर लिए। अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, उनके धर्मों को भी, अब देखिए केरल में ईसाई आपको देखने को मिलेंगे, इधर मिजोरम में चले जाइए, हाँ गोवा में मिलेंगे। तो उनके धर्मों को भी हम लोगों ने, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति कल्चर का एक अंग रहा है। ग्रहणशीलता और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, भौतिकता का समन्वय देखने को मिलता है। अनेकता में एकता, विविधता कैसी? क्षेत्रवाद में भी जाए, इधर जाएंगे तो आपको दूसरे लैंग्वेज वाले मिलेंगे, दूसरे मतलब रूप रंग चेहरे खान पान भाषा, हाँ लंबाई चीनी। अब और दक्षिण में जाएंगे आपको काले लोग मिलेंगे, है कि नहीं? आप इधर चले आइए गंगा के मैदानों में पंजाब में, वहाँ हिस्ट पुष्ट लोग मिलेंगे, लंबे चौड़े। खेल कूद की दुनिया में देखिए सबसे आगे हैं हरियाणा के लोग जो है। तो अनेकता में एकता, विविधता में क्षेत्रवाद, भाषावाद और आपका देखिए संप्रदायवाद और अतिराष्ट्रवाद भी देखने को मिलता है हमारी संस्कृति में। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जब जागृत हुई, गांधी जी, आपसे पूछा जाए सवाल कि गांधी जी कैसे आप मान लेते हैं गांधी जी लाठी के बल पर अंग्रेजों को भगा देते? ऐसी क्या उनकी थ्योरी थी, क्या ऐसा उनका मानना था कि हम लाठी से भगा लेंगे? उनका यही मानना था कि जिस दिन हमारे देश के लोग यह समझ जाएंगे कि यह विदेशी शक्तियां हैं, उनका हम असहयोग करने लगेंगे, उनको हम टैक्स नहीं देंगे, उनका हर फील्ड में उनका हम विरोध करेंगे। जैसे उनके कपड़े हैं हम नहीं खरीदेंगे, होली जलाएंगे, मदिरा उनकी हम नहीं पिएंगे, हम खुद जो है स्वावलंबी बनेंगे, अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, उनको हम टैक्स नहीं देंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। अपने आप वो भाग जाएंगे, उनका स्रोत सारा कट जाएगा। हमसे हैं वो ना, हम उनसे थोड़ी ना। इस आधार पर उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया और ये जानते भी थे कि हमारे पास उतनी गोली नहीं है जितना अंग्रेजों के पास, ये भी तो जानते थे। इसीलिए उनकी कभी कभी गांधी जी की आलोचना होती है। हाँ, कौन कहा था कि जो है धूल की तरह जो है तूफान में उड़ा देते हैं धूल, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं गांधी। अम्बेडकर ने कहा था। तो उसके पीछे गांधी जी का अपना तर्क होता था कि एक बार हुआ जैसे, तो अगर दमन कर देंगे, तो 1857 की क्रांति को दमन किए तो कितने दिन बाद फिर क्रांति आई 42, और फिर उसके बाद जब हमारे देश के लोग पढ़े लिखे पाश्चात्य दर्शन को, उनकी नीतियों को समझे, दादा भाई नौरोजी वगैरह, ये तो यहाँ से गंगा का जल सुखा के ले जा रहे हैं, टेम्स में निचोड़ रहे हैं, हाँ स्टेटमेंट मिलता है कि नहीं? तब उन्होंने ये बताया हम लोगों को। और फिर पहले क्या होता था, हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता था। ये हरदोई है, यहाँ का एक शासक हो गया, एक जमींदार हो गया, तो यूनिटी होती नहीं थी। इतना ही जानते थे कि यही हमारा सब कुछ, इसी की रक्षा करना है। और अखंड भारत कहाँ तक था? मौर्य काल में देखिए, अफगानिस्तान से लेकर इधर पूरा अंग्रेजों के टाइम। तो राष्ट्रवाद की भावना का जब विकास हुआ तो अंग्रेज अपने आप आ गए। तो आइए हम लोग वहां चलते हैं जहां चल रहे थे। तो हड़प्पा में हमने बता दिया कि हड़प्पा चल रहा था ना, हड़प्पा में हम ये बता रहे थे कि हाँ, तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा था, ये सवाल पूछा गया है। सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है, किसको? हड़प्पा को। और व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की, इतना हमने बताया था। और अगर देखा जाए तो हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम की ओर हमने बताया कि दुर्ग टीले को, पश्चिम की ओर क्या होता था? दुर्ग टीला यानी पुल, और इसको दुर्ग टीलों को व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। व्हीलर महोदय ने पश्चिमी टीले को क्या कहा? माउंट एबी कहा।
माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। एक नाम दिया था माउंट एबी। तो इसी तरह से वी.एस. अग्रवाल कहते हैं कि सैंधव पुरों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से की। कौन से पुरातत्ववेत्ता थे? वी.एस. अग्रवाल। वी.एस. अग्रवाल कहते हैं कि सैंधव पुरों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से स्थापित की है। वी.एस. अग्रवाल। वहीं पर हमने बताया था आपको कि मार्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। एक हरियूपिया शब्द मिलता है ऋग्वेद, तो व्हीलर महोदय कहते हैं कि यह जो है हड़प्पा का जो है हरियूपिया रहा होगा, हड़प्पा का नगर रहा होगा। लेकिन अग्रवाल कहते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित असुरों का पुर हड़प्पा रहा होगा, ऐसा उन लोगों का अपना मानना था। इसी तरह से देखिए एक R37 कब्र मिली है। तो R37 जो कब्र मिली है R37, इससे यह पहचान लगाया जा रहा है कि उनको गठिया रोग हुआ रहा होगा, क्योंकि उस कब्र में जो है अर्थराइटिस की जानकारी मिलती है R37 की कब्रों से। क्योंकि उनके घुटनों का जो है जब परीक्षण किया गया तो ऐसा लगा कि इन कब्रों में जो इन कब्रों में शव मिले हैं उनको कौन सा रोग हुआ रहा होगा? अर्थराइटिस का रोग हुआ रहा होगा। ये भी सवाल पूछा गया है या आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि R37 जो समाधि मिली है उस समाधि से जो शव मिले हैं उनके परीक्षण से किस रोग की पहचान की गई, तो उनको अर्थराइटिस हुआ रहा होगा, ऐसी जो है पहचान की गई है। इसी में एक स्टार बना के लिख लीजिए आगे। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां, ये पूछा गया है इसलिए मैं कह रहा हूं। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां, चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां हड़प्पा के कलशों पर चित्रित हैं। हड़प्पा के कलशों पर चित्रित। कलश समझ रहे हैं ना? कलश तो सब लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में रखा जाता है। हाँ, मृदभांड। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां हड़प्पा के कलशों पर चित्रित हैं। हाँ, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो मृण मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां समझते हैं? हाँ, मिट्टी की बनाई गई और जो पटा दी जाती थी, तो वो मृण मूर्तियां जो मिली हैं उनके कुछ न कुछ अंग भंग हो गए हैं। पूछा जाता है कि मानव मूर्तियों से कहीं अधिक संख्या में पशुओं की मृण मूर्तियां मिली हैं। यहाँ समझ लीजिए, सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां किसकी मिली हैं? पशुओं की मिली हैं। मृणमूर्ति मिट्टी कला में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हड़प्पा से जो मिला है, मानव मूर्तियों से ज्यादा संख्या में पशुओं की मृणमूर्तियां सैंधव स्थलों से प्राप्त की जाती हैं। और हमने एक और उदाहरण बताया था, शक्ति की देवी महिषासुर मर्दिनी का चित्र मिला है एक जगह से। मिट्टी की पट्टी पर एक महिष यज्ञ का दृश्य है जो हमें महिषासुर मर्दिनी की याद दिलाता है। यानी शाक्त धर्म में पढ़ा रहे थे ना, तो वहां का उदाहरण आप हमको देखने को मिलता है। यानी कि वो लोग शक्ति के भी आराधक रहे होंगे, ठीक। और शैव धर्म में आपको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते ही हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जितना पढ़ा दिए हैं शायद ही जो है कहीं सुनी से हो। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? हाँ, मुआ का हुआ, मृतकों का टीला कहा जाता है कि ऐसा टीला जहां पर दफनाए गए हों मृतक। तो इसमें लिखिए, इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। लिखते चलिए, खोज राखाल दास बनर्जी। हाँ, सब लोग जानते ही होंगे। और कब की थी? हाँ, कब? 1922 में। कहाँ की थी? कहाँ? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान।
कहाँ पर भाई? लारकाना जिला सिंध प्रांत में पड़ता है। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। और ये सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे देखिए, नदी, हाँ, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, दाएं तट पर लिख लीजिए। कभी कभी तट पूछ लिया जाता है। सिंधु नदी दाएं तट। हाँ, देखिए अब इसमें जो प्राप्त हुए हैं वही ज्यादा चीजों की, क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, कुछ इसे लिख लीजिए। क्या मिला भाई, क्या मिला, इसी में लिखते चलिए। तो क्या मिला? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नानागार की। लिखिए, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। और यह विशाल स्नानागार था कहाँ भाई? किस जगह पर स्थित था? विशाल स्नानागार किस जगह पर स्थित था? पढ़ाए हुए हैं आपको। ये दुर्ग के किले में स्थित था। कहाँ पर था? दुर्ग के किले में। पुस्तक में लिख लीजिए, दुर्ग किले में ये था। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम आपको बता दें। तो ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ लगाएंगे? मोहनजोदड़ो। और देखिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए रहा ना, ये सार्वजनिक स्थल था। कैसा स्थल था? सार्वजनिक स्थल था। धर्मानुष्ठान हेतु तो यह विशाल स्नानागार बनाया गया था। और कैसे बनाया गया था अभी हम आपको बताएंगे। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, मार्शल महोदय ने इसे वहीं नीचे लिख लीजिएगा, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मार्शल महोदय ने इसे यानी विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तत्कालीन विश्व का। तो इसी तरह से देखिए, एक आपके हमारे हैं डीडी कौशाम्बी हैं। तो डीडी कौशाम्बी का पूरा नाम एक बार पूछ लिया था। इनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी। और ये जो हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। और मजे की बात है, ये इंडियन मैथमेटिक्स के विद्वान थे, मतलब गणितज्ञ थे। और साथ में पुरातत्व में इनकी महारत हासिल थी। और कई किताबें भी इन्होंने लिखी है डीडी कौशाम्बी ने। जैसे अभी ये द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड हिस्टोरिकल आउटलाइन 1907 और 1966 में पुणे में मर गए। ज़्यादा मत लिखिए, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने क्या कहा कि बृहत स्नानागार संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल से की है, जहाँ राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक होता था। ये डीडी कौशाम्बी क्या कह रहे हैं, ऐसे सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। कह रहे हैं कि संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल, कैसा ताल? कमल ताल। पुष्कर, तडाग, मतलब कैसा तालाब था जहां कमल खिलते हैं। और उस कमल रूपी पुष्कर में राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक हुआ करता था। इसकी इन्होंने की। लेकिन मार्शल महोदय का ज्यादातर पूछा जाता है। तो डीडी कौशाम्बी का यह मानना है कि जो संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल है वही यह विशाल स्नानागार रहा होगा। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। तो देखिए कैसे था
इसमें पूछा गया सवाल है कि जो विशाल स्नानागार था उसकी सीढ़ियां किस किस तरफ थी, किन दिशाओं में हुआ करती थी। तो सीढ़ियां देख लीजिए, ये था कैसे, आयताकार था। कैसा था, आयताकार, वर्गाकार नहीं था भाई, ये आयताकार था। और सीढ़ियां देखिए उत्तर दक्षिण की दिशा में थी भाई। अगर इसको उत्तर मान लिया जाए, इसको दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हम लोग शायद इसी अवस्था में है यहाँ पे। हाँ, जो भी हो मान लीजिएगा। तो जो सीढ़ियां मिली हैं वो कहाँ मिली हैं, उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो निश्चित तौर पर यहाँ दरवाजा, प्रवेश द्वार भी रहा होगा, मान रहे हैं कि नहीं। तो सीढ़ियां चढ़कर लोग जाते रहे होंगे। कहीं पक्का तालाब आप देखे हैं, सीढ़ी नुमा होता है। कभी आप हरिद्वार गए हो तो गंगा जी के घाट पर देखिए, पक्का घाट मिलेगा, सीढ़ी से उतर कर लोग जाते हैं, वहाँ चेन भी बंधी होती है, पकड़कर स्नान करके अपना आराम से चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से देखिए, तो सीढ़ियां किधर थी भाई, उत्तर और दक्षिण की तरफ थी। समझने के लिए हम बना रहे हैं। और देखिए इनका प्रवेश द्वार 4 जगह मिलता है, लेकिन पश्चिम की तरफ नहीं था। लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लीजिए, पश्चिम की तरफ नहीं मिलता। किधर किधर मिलता है, दक्षिण को मिलता है, पूरब और उत्तर को मिलता है। लगभग ऐसे रहा होगा। यहाँ दो दरवाजे थे, इधर भी मिलता है, लेकिन इधर नहीं मिलता। और इनका जल निकास यहाँ से किया गया था। जल निकासी व्यवस्था सबसे उत्तम रही, आपको हमने बताया, जल निकासी व्यवस्था और नगरीकरण। इस तरह से विशाल स्नानागार था। कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। तो 14, 14.5, 7 मीटर, 2.44 मीटर। तो जैसे हमने आपको बताया था, लगभग ईंट का जो औसत हुआ करता था 421 का, लगभग इसी तरह की लंबाई चौड़ाई का ये रहा होगा। और इसमें देखिए इसकी फर्श जो थी पकी हुई ईंटों की और जड़ाई जिप्सम से की गई थी। जिप्सम बिटुमिनस, यानी प्लास्टर बिटुमिनस का था, बिटुमिनस का, और जड़ाई जिप्सम से की गई थी। फर्श इसकी पक्की थी। स्नानागार के बगल में कुआं था जिसमें पानी भरा था, और उसका छत लकड़ी का बना था। और ये कहा जाता है कि स्नानागार में जो जल की व्यवस्था होती थी, बगल वाले रूम में जो कुआं मिला है उससे इसमें पानी डाला जाता रहा होगा। तो ये मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में बन गया होगा। हाँ, आगे लिखिए, विशाल अन्नागार, ये जो है सबसे बड़ी इमारत है भाई। विशाल अन्नागार, इसी में लिखते चलिए, विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार, स्थापत्य पढ़ा रहे हैं इसलिए ये सब चीजें विशेष तौर पर देख लीजिएगा। विशाल अन्नागार यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। ये नहीं पूछेगा। विशाल अन्नागार। आगे देखिए, समानांतर सड़कों का जाल हमने बताया था। और सड़कें कैसे हुआ करती थी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को ऐसे सड़कें ऐसे समकोण पर काटती हुई समानांतर सड़कों का जाल कैसा था, पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, इस तरह से मिलता है। इनका देखिए, पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्तूप टीला क्यों कहा जाता है, आपसे सवाल किया जा सकता है कि पश्चिमी भाग में जो दुर्ग है उस टीलों को स्तूप टीला क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, नहीं, बाद में उसी जगह पे कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इसी स्तूप की खोज में गए थे जो अंग्रेज विद्वान, कुछ लोग वहां पहुंचे, इसी स्तूप की खोज में गए, और बाद में वहां मोहनजोदड़ो नामक एक सभ्यता मिल गई, सेम हड़प्पा जैसी, जो कि दूरी दोनों देखा जाए तो 640 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे मुंबई और दिल्ली। इसीलिए पिगट महोदय ने क्या कहा, यह जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां रही हैं। आगे देखते हैं, अन्य अवशेष में यहाँ विद्यालय भवन मिला है। क्या मिला है, विद्यालय भवन।
जिस पर सवाल आते हैं वो जरूर लिख लीजिए। विद्यालय का भवन मिला है, विद्यालय भवन मिला है। और कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की यानी कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति। एक हाथ जो है उसका कटी पर है, कटी मतलब कमर पर है, और एक हाथ में उसके यहाँ तक चूड़ियां भरी हैं। तो ऐसा एहसास किया जाता है कि यह कैसी मूर्ति रही होगी, नृत्यरत नारी की मूर्ति है, यानी यह डांसिंग अवस्था में है। कुछ इस तरह से करके खड़ी है मूर्ति, आप देखे होंगे फोटो में। और योगी की मूर्ति है, यानी पुजारी योगी की मूर्ति, उसी में बढ़ाते जाइए। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, ये जरूर लिख लीजिए। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, कुंभकारों के 6 भट्ठे मिले हैं जिसमें मृदभांड बनाते रहे होंगे। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का जो मस्तिष्क होता है वो बड़ा चौड़ा होता है ना, ये कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड। गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर, तांबा लगाते जाइए या उसी बढ़ा दीजिए। सीपी की पटरी, सीपी की पटरी। गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ, और देखिए बहुत सारे नरकंकाल यहाँ मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ, यानी चिपका हुआ रहा होगा तो वो उस पर चिपक गया तो ऐसा लगा कि सूती कपड़ा मिला है। लाल रंग का सूती कपड़ा चांदी के बर्तन में भी मिला है। अभी आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, इससे क्या अर्थ लगाया जा सकता है? इसका मतलब वहां पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ है। कुछ लोग कुएं में गिर गए या कुएं में छुपने के लिए चले गए। अस्त व्यस्त उनके 100 मिलते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आपको हम पतन में जरूर बताएंगे कि बाह्य आक्रमण कौन से इससे विद्वान मानते हैं, बाढ़ कौन से इससे विद्वान मानते हैं, जलवायु परिवर्तन कौन, इस पर सवाल बनता है। तो इसका मतलब हुआ अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल। तो इसका ये अर्थ लोग लगाते हैं कि कभी जो है यहाँ पर आक्रमण हुआ रहा होगा, अंत में ये लोग मारे गए, इनके शव जो है छत विक्षत अवस्था में बिखरे हुए पड़े हैं। और इसी तरह गढ़ी पर एक मीनार टावर भी पाया गया है। ये मत लिखिए, एक लिख लीजिए, ये यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले, देखिए यूनिकॉर्न इंग्लिश में कहते हैं, एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहर मिली है। एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहर मिली है। एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहर मिली है। यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहर। और देखिए सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखरा मिला है। बटखरा समझते हैं ना, नाप तौल वाला। हाँ लिख लीजिए, सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखरा 10.9 ग्राम का पाया गया है। उस बटखरे का वजन जो है 10.9 ग्राम का मिला है। सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखरा। देखिए हमने आपको बताया था कि कपास की खेती के, यानी कपास के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। किसने बताया? मेहरगढ़ से मिलते हैं ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूती कपड़े का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो। कंफ्यूज मत होना, लिख लीजिए चाहे एक लाइन। हाँ पहले ये लिखिए, भले ही कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता हो, भले ही कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता हो, परंतु
वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी बुने कपड़े का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलता है, बुने हुए कपड़े का। यानी सूती कपड़े का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो कपास उत्पादन का मेहरगढ़, लेकिन सूती कपड़े का या वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो, ये ध्यान देना। और देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, मलेरिया रोग का प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। रॉक फाल्टिंग, मलेरिया रोग तथा रॉक फाल्टिंग आपसे भी बात होगी लास्ट में। विनाश के टाइम पे तो कौन सा विद्वान कहा है कि मलेरिया का यहाँ भाई प्रकोप था, मच्छरों से मलेरिया फैला और इस सभ्यता का नाश हो गया। तो मलेरिया रोग का भी प्राचीनतम साक्ष्य। एक मुहर पर, ये लिखिए जरूर, स्टार में लिखिए, एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। और चांदी का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का कलश एवं शिलाजीत, जिसमें कपड़ा भी मिला है, सूती कपड़ा, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य। और देखिए 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है। 20 खंभों वाला एक सभा भवन, जिसकी 27 × 27 मीटर का है। जो सभा भवन मिला है वो, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 27 × 27 मीटर वाला, 20 खंभों वाला सभा भवन। सभा भवन मतलब सार्वजनिक स्थल रहा होगा जहां लोग इकट्ठा होकर अपने लिए नियम, निर्णय, कानून या जो भी संचालन वहां से होता था। तो 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है। एक एल आकार की इमारत मिली है, जिसको मैके ने होटल या धर्मशाला कहा है। कुछ इस तरह की एक इमारत मिली है एल आकार की, जिसको मैके महोदय ने क्या संज्ञा दी है, यह जो है धार्मिक स्थल या होटल रहा होगा। उन्होंने कहा इस तरह से एल आकार की इमारत मिली है, इसको मैके महोदय ने होटल या धर्मशाला कहा। वाटर प्रूफिंग का प्रथम उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज ये लिखिए कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित किया गया है। अंकित है, 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित है। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति 2 बाघों से एक साथ युद्ध कर रहा है। और एक और मुद्रा मुहर मिली है। मुहर, एक मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हैं। इसका क्या मतलब है, आपको हमने बताया था शैव धर्म में एक मुद्रा पर एक मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सप्तऋषि या सप्त मातृका का प्राचीनतम प्रमाण है। हमने बताया कि कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था, 7 ऋषियों के आशीर्वाद से, और सप्त मातृकाएं यानी जो उनकी ऋषि पत्नियां थी, उन्होंने उनका लालन पालन किया था। उसका प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ देखने को मिलता है, सिंधु सभ्यता की एक मुहर पर ऐसे कतार में 7 लोग खड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग साध्वी या साधु वेश में खड़े हैं। तो इसका एक अनुमान लगाया जाता है कि यह जो मुहर मिली है जिस पर 7 लोग खड़े हैं कतार में, यह सप्तर्षि या सप्त मातृका का प्राचीनतम उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूछा गया सवाल है। और क्या मिले हैं, देखिए चमकीले धूसर मृदभांड मिले हैं जिसपे कांच के समान ओपकारी की गई, ग्लेजिंग की गई। चमकीले धूसर मृदभांड मिले हैं। निर्माण कार्य में लकड़ी के सहितीरों का प्रयोग होता था, जैसा कि मेसोपोटामिया में प्रचलित था। कुंभकारों की बस्ती, मृतकों की गली, ये सब यहाँ से प्राप्त हुई है। और बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति होती है। कुओं लगभग 2000 गृहों में 700 कुएं मिले हैं यहाँ।
इसका मतलब पानी की उत्तम व्यवस्था रही होगी। 2000 घरों में 700 कुएं मिले हैं। लकमल अपने घरों में ये लोग कुएं का निर्माण करते थे, वहाँ खोदते थे, बनाते थे। इसका मतलब पानी की उत्तम व्यवस्था रखते थे ये लोग पानी पीने की। लगभग 2000 गृहों पर 700 कुएं मिले। कुएं भारी संख्या में मिलते हैं। और यहाँ से कांस्य से कुल्हाड़ी, ताम्र कुठार, सलाका युक्त तलवारें, हाथी दांत पर बनी पुरुष आकृति, ये सब यहाँ से मिली हुई है। भारी संख्या में ताम्रपत्र में सोने की वस्तुएं भी मिली हैं, यानी कि सोना चांदी दोनों और कांसा तीनों देखने को मिलता है यहाँ धातु में। और यहाँ देखिए हमने बताया कि जो दरवाजे होते थे और खिड़कियां, बहुमंजिले इमारतें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। जो खिड़कियां होती थी और दरवाजे वह मुख्य रोड पर नहीं खुलते थे, वह गली की तरफ दूसरी तरफ खुलते थे। आजकल हम लोग मेन रोड की तरफ अपना दरवाजा खोलना पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे नहीं करते थे। खिड़की दरवाजे, बहुमंजिली इमारतें जिसमें पुरोहित आवास हमने बताया, विद्यालय और 78 कमरों वाला एक कॉलेज भी मिला है, कॉलेज यानी विद्यालय। और हाल पुरोहित राजा की मूर्ति, तांबे की हेयर पिन मिली है। हेयर पिन समझते हैं, जो महिलाएं लगाती हैं, हेयर पिन, तांबे की हेयर पिन यहाँ से मिली है। हाथी दांत का फूलदान मिला है, फूलदान गुलदस्ता हाथी दांत का। 8 कक्षों वाला स्नानागार, कीलदार अभिलेख और कान की एक बाली भी मिली है। और उस कान की बाली पर चतुष्कोणीय तार का अंकन किया गया, तारे का स्टार बनाया गया। स्टार वाली बाली आप लोग देखते होंगे, पहने हुए महिलाएं पहनती हैं। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोणी, लगभग ऐसे ऐसे करके जो बाली रही कान में पहनी गई है, वो जो है इस तरह से बनी हुई चतुष्कोणी तारे का अंकन हुआ है, बाली मिली है जो। और 2 सिर वाले में मोतिया, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। तो ये सब चीजें हैं जो खास खास है, हमने लिखा भी दिया। और जो कांस्य मूर्ति मिली है उस क्षेत्र को एचार क्षेत्र कहा जाता है। पुरोहित राजा कैसा मिला है? तृतीया अलंकरण धारित। तृतीया अलंकरण समझते हैं? ऐसे ऐसे करके वो ओढ़ रखा है, अलंकरण जो किया है ऐसे किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री देखिए कभी कभी जब किसी मंदिर में जाते हैं तो तृतीया अलंकरण धारण करते हैं, ऐसे ऐसे। कुछ लोग ऐसे धारण कर लेते हैं, समझ रहे हैं, वो यहाँ से करते हैं। तो इस तरह के राजा की तृतीया अलंकरण युक्त प्रतिमा मिली है। पुरोहित राजा की तृतीया अलंकरण युक्त प्रतिमा लिख लीजिए। पुरोहित राजा की तृतीया अलंकरण युक्त प्रतिमा मिली है। और ये जो कांस्य मूर्ति वहां से प्राप्त ये मोहनजोदड़ो को किसको मिली थी? 1926 में अर्नेस्ट माइको को मिली थी। 1926 में अर्नेस्ट माइके महोदय वहां पर खुदाई करा रहे थे, तब वह कांस्य की मूर्ति मिली थी, कांसे वाली, जो नारी की नृत्यरत यानी डांसिंग अवस्था वाली जो मूर्ति मिली है वो अर्नेस्ट माइके को मिली है। नोट में अगर हम देखें तो इसको क्या कहा जाता है सिंधी भाषा में? मुंहों का भाटा कहा जाता है सिंधी भाषा में, यानी कि मृतकों का टीला, मुंहों का भाटा सिंधी भाषा में। मुंहों का भाटा यानी मृतकों का टीला, ये सिंधी भाषा में कहा गया है, जानते रहिए। यानी इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और उपाधि इसको क्या दिया गया है? लिखिए, रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को मुंह का भाटा यानी मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा गया है। और क्या कहा गया है? रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग। बगीचा या सिंध का बाग भी उपमा में इसको कहा जाता है। अगर ऐसा पूछा गया तो आप मोहनजोदड़ो जरूर लगाइएगा। तो मार्शल महोदय ने इसके 7 स्तरों को उद्घाटित किया था। अतः यही वह नगर था जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा एवं बसा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की
हमने आपको दूरी भी बताई 640 बार। मार्शल महोदय 7 स्तरों को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि यह ऐसा नगर था जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। लिखिए मत, समझे रहिए इसको। तो सूती ऊनी कपड़े का साक्ष्य हमने बता दिया। 42 कंकाल यहाँ से मिले हैं। 1398 मुहरें मिली हैं। सिरखड़ी की 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ मिला है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात देखिए अगर तो कुबड़ वाले बैल मुहर पर जो है कुबड़ वाला बैल भी मिला है। ये पूछा जाता है कुबड़ वाला बैल, क्योंकि कुबड़ वाला बैल क्या था, इनका पूजनीय पशु था ना, एक तरह से नंदी मान के चलिए। कुबड़ वाला बैल जो मिला है इनका पूजनीय पशु था। इस तरह मुहरों पर उसका अंकन किया गया है। और बर्तन पर नाव का चित्र, ये चीज देखिए, बर्तन पर नाव का चित्र। और यहीं से शतरंज की छोटी छोटी गोलियां मिली हैं। और एक मुद्रा पर आधा भाग मानव आधा भाग बाघ का चित्रांकित किया गया है। और सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू लिख लीजिए, मिट्टी का तराजू मिला है। मिट्टी का तराजू एक ऐसा साक्ष्य है सिंधु मोहनजोदड़ो से मिलता है, मिट्टी का तराजू। अगर इनकी संस्कृति और सभ्यता में देखा जाए तो ये आंशिक और पूर्ण समाधान करते थे। ये हमने आपको बताया था कि कुछ दिन इधर छोड़ दिए जानवरों को खाने के लिए, उसके बाद ये दफनाते थे या जलाते थे। आंशिक और पूर्ण समाधान यहाँ पर देखने को मिलता है। और शासन व्यवस्था यहाँ की कैसी रही, राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ देखने को मिलती है। ये हंटर महोदय ने कहा है, एक विद्वान थे हंटर महोदय, अंग्रेज विद्वान, इन्होंने कहा यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी लोगों की बात राजा के द्वारा सुनी जाती रही होगी, लोगों के अनुसार शासन चलता रहा होगा, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन रहा होगा। ठीक, यानी कि शासन में सब सर्वाधिक भागीदारी जनता की रही होगी। ये हंटर महोदय का अपना विचार है। और इसी तरह से देखिए पूछा गया है कि एक मोहनजोदड़ो से मजीठा से लाल रंग में रंगे हुए कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए। लाल कलर का जो अवशेष मिलता है चांदी के बर्तन में। जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी का बर्तन मिला है। नर्तकी भेड़ा भैंसा की कांस्य मूर्तियां भी मिली हैं। और हमने बताया कि तृतीय अलंकरण से युक्त पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। कई बार हमने आपको ये चीज बार बार दोहराई कि आपको कुछ चीजें याद हो जाए। एक सवाल पूछा जाता है कि एक सील मिली है, मुहर, जो आपकी किताब पर छपी होती है, उस पर से कई बार सवाल पूछा गया है कि वह जो मुहर है उस पर किसका चित्रांकन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष, एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष, एक मुहर पर यानी सील, सील माने मुहर, SEAL, सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। ध्यान की मुद्रा में बैठा है। सिर पर 3 सींग हैं। सींग समझते हैं ना, यूनिकॉर्न। हाँ, सिर पर 3 सींग है, सींग। अब यही पूछा गया सवाल है कि इसके बाईं ओर कौन सा पशु है और दाहिनी ओर कौन सा पशु है। पढ़े होंगे आप ना, बताएंगे किस तरफ है। यही तो कंफ्यूजन है इस सवाल का। 2 हिरण नीचे हैं। हम आपको बता रहे हैं ट्रिक, आप नहीं गलत करोगे। हम चूंकि गलत करने के बाद ट्रिक बनाया हमने। तो आगे लिख लीजिए, लाइन बताते हैं। सिर पर 3 सींग हैं। बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा है। बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा का चित्र अंकित है। बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा है। गैड़ा भाई रिनोसॉरस, जिसकी नाक पर सींग होती है। हाँ, बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा है तथा दाहिनी ओर एक हाथी और व्याघ्र है, बाघ। तथा दाहिनी ओर एक हाथी और व्याघ्र है तथा नीचे 2 हिरण है। तथा नीचे 2 हिरण है।
तो यह किसका संकेत दे रहा है? पशुपति नाथ शिव की पूजा का संकेत है। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कितने जानवरों का अंकन किया गया है, तो 5 जानवर हो गए। और टोटल कितने जानवर हो गए? 6 जानवर हो गए। 5 प्रकार हैं, टोटल 6 हैं। तो हिरण तो 2 हैं, वो एक ही हो जा माने जाएंगे। नीचे 2 हिरण छपे हैं। तो इसमें आप देखिए ट्रिक क्या लगाइएगा कि आपका दाहिना हाथ मजबूत होता है कि बायां? जनरली दाहिना हाथ मजबूत होता है। तो दाहिनी तरफ मजबूत पशु खड़े हैं, ये ट्रिक लगा लो, लिखने की जरूरत नहीं है। दाहिना हाथ आपका मजबूत होता है ना, तो दाहिनी तरफ मजबूत हाथ कौन कौन से पशु हैं? हाथी और बायां हाथ आपका जनरली कमजोर माना जाता है। सबसे पहले आप इसी का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरफ कौन कौन से पशु हैं? भैंसा और गैंडा। गलत होगा सवाल? नहीं गलत होगा, पूछा भी जाएगा, जान लीजिए। तो दाहिनी तरफ मजबूत पशु दिमाग में रखना। और एक बार तो ऐसे पूछा गया था कौन कौन से पशुओं का अंकन है, तो 4 ऑप्शन दे दिया और 4 चौक 16 पशु लिख हुए। तो सिर्फ कंफ्यूज हो गया कि भैंसा है कि गैंडा है कि गैंडा है कि, और क्रम पूछा गया। तो इस तरह से दिमाग में रखना कि एक साइड कमजोर ताकत वाले पशु हैं, यानी दाहिनी बाएं साइड आपका गैंडा और भैंसा। दाहिना हाथ जो मजबूत होता है उसके दाईं तरफ व्याघ्र और हाथी का चित्रांकन किया गया है। तो देखिए, स्टार बना के एक लाइन और लिखिए, आगे चलते हैं दूसरे स्थल पे। इसमें लिखिए मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले हैं, मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले हैं, लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट कहा जाता है। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट कहा जाता है। ट्रेजेडी कैसा स्थल? दुखांत स्थल कहा जाता है। कहने का मतलब मारे गए 2 गज कफन भी नहीं मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 गज कफन भी नहीं मिला। ट्रेजेडी साइट कहा जाता है इसको। तो आगे आइए, थोड़ा फास्ट चलते हैं, 1-2 और निपट जाए। और ये कहीं दिन शायद अब बचा है भाई इसमें। कौन सा पढ़ा दें? चन्नू दड़ो, चन्नू दड़ो बता दें। आइए चन्नू दड़ो के बारे में देख लेते हैं। मंदिर, हाँ तो मंदिर आगे मिले भैया। मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलना शुरू होते हैं? गुप्त काल से। मूर्तियां कुषाण काल से। यहाँ तो भाई अभी वही शुरुआत हुई। बस एक दिन बचा है, बस खत्म हो जाएगा। खास चीजें देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लंबा था, अब तो हम इसको दौड़ा देंगे इसे। तो देखिए चन्नू दड़ो के बारे में देख लीजिए 10 मिनट के दायरे में। क्योंकि आप पहले से पढ़ते रहे होंगे, पढ़े हैं ना? हाँ, चन्नू दड़ो देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से इसकी दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर दक्षिण में है भाई चन्नू दड़ो। और ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में यह भी है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। 2 मंदिर भैया आपको गुप्त काल से देखने को मिलेंगे। सिंधु नदी खोजा किसने? सर्वप्रथम 1931 में NG मजूमदार। NG मजूमदार का पूरा नाम जानते हैं? नन्नी गोपाल मजूमदार। नन्नी गोपाल मजूमदार लिख लीजिए इसी में। खोजा किसने? नन्नी गोपाल मजूमदार। इनको बेचारे को डाकुओं ने मार दिया था। मजूमदार साहब डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। नन्नी गोपाल मजूमदार। 1938 में कुछ डकैतों ने इनकी हत्या कर दी थी, मजूमदार साहब की। ये बड़े खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैसे वैन शाम को कुछ डकैतों ने पकड़ा, कहा पकड़ो ले चलो इनको, चढ़ा देते हैं बलि।
उत्खनन 1935 मैके महोदय, उत्खनन मैके महोदय, मैके 1935 में। अब इसमें क्या क्या मिला है जब जान लीजिए जल्दी जल्दी। तो यहां से देखिए सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूखर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे, मनका गुड़िया निर्माण का कारखाना और भट्टी मिलती है, जिसको लिखना हो तो ऐसे अपना लिख लिए शार्ट में। मनका या सीप अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। खिलौना बनाने का कारखाना यहाँ से मिलता है। अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन लिख लीजिए यहाँ से, लिपस्टिक, लिपस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? रंजन, रंजन सलाका, रंजन सलाका, रंजन सलाका। मोबाइल को क्या कहते हैं? मोबाइल को क्या कहते हैं? चल कोष्ठिके। प्लास्टिक को क्या कहते हैं? सुघट्य। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका आप हिंदी नहीं जानते हो, और जब हिंदी मीडियम वाले फ्री के एग्जाम में बैठते हैं आईएएस के, तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, उड़ जाते हैं ऊपर से। सुघट्य क्या है आप समझ ही नहीं पाएंगे। प्लास्टिक को हिंदी में सुघट्य कहते हैं। स्टेशन, भगभगड्डा, तमाम ऐसे। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। तो इस तरह के, चूंकि हिंदी मीडियम के पट्टी से आप हैं तो इन शब्दों पर गौर किया करिए। हाँ, तो देखिए लिपस्टिक को रंजन सलाका कहा जाता है। काजल, पाउडर, स्याही, दवात यहाँ से मिला है, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, गुड़िया और मनका कारखाना, यही दो ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। और क्या पूछा जाता है? यह एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, ये पूछा गया है। वक्राकार ईंटें क्या मिली है? टेढ़ी मेढ़े वक्राकार ईंटें यहां से मिली हैं, ये पूछा गया है। वक्राकार ईंटें मिली हैं यहां से। और तांबे कांसे के औजार और सांचों के भंडार मिले हैं। जला हुआ कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल, 2 मछलियों का अंकन किया गया है। एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियां हैं, नग्न नारियां हैं। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान है, ये लिख लीजिए। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान हैं। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान हैं। अगर दोनों निशान है तो कौन किसका पीछा करेगा? कुत्ता बिल्ली को करेगा ना, तो यानी कि कुत्ते द्वारा बिल्ली को दौड़ाया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है। अगर इस तरह से घुमा के पूछे तो समझ लीजिएगा कि एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे का निशान। मिट्टी के मोर की आकृति मिली है, मिट्टी के मोर की आकृति मिली है। और खास चीजों में देखिए, यहां पर किसी दुर्ग का अस्तित्व भाई नहीं मिलता है, यानी कि किलेबंदी नहीं की गई थी चन्नूदड़ों में। यहाँ का निवासी कुशल कारीगर होता था, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ मनका, सीप, अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ पे भट्टियाँ मिली हैं, लड़ियाँ बनाई जाती थी, गुड़िया का कारखाना मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, लिपस्टिक मिली है। तो सौंदर्य प्रसाधन अगर पूछा जाएगा तो चन्नूदड़ो याद रखना, ठीक। वो लिपस्टिक वाला लड़का चला गया, बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है, कुशल कारीगर मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ के निवासियों के मकान छोड़कर सहसा भागने के साक्ष्य मिलते हैं। तो कैसे पता होगा कि सहसा ये लोग भागे थे? क्योंकि इनकी वस्तुएं और चारों तरफ इनके शव छत विक्षत पड़े थे, इसलिए लोगों ने यह अनुमान लगाया, पुरातत्ववेत्ताओं ने, कि यहाँ पर सहसा कोई आक्रमण हुआ, ये लोग जो है भागे, इस तरह से इनकी वस्तुएं छत विक्षत पड़ी हुई हैं। हाँ, ये लिखिए, अर्नेस्ट मैके ने इसे भारत का शेफील्ड कहा है। अर्नेस्ट मैके ने इसे मतलब चन्नूदड़ो को, अर्नेस्ट मैके ने इसे भारत का शेफील्ड कहा है। अर्नेस्ट मैके ने इसे भारत का शेफील्ड कहा है। शेफील्ड, SHEFFILED। शेफील्ड कहाँ है? ज्योग्राफी वाले बताइए भाई, मैचिंग के लिए आता है ना।
शेफील्ड जो है आपके ब्रिटेन में है, और ये जो है स्टेनलेस स्टील की जो चीजें हैं यहाँ पे बनती हैं, काफी औद्योगिक टाइम से ये जो है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। शेफील्ड, इसीलिए अर्नेस्ट मैके ने इसको क्या कहा, शेफील्ड कहा। यहाँ चूंकि कारखाने कई मिले थे, इसीलिए अर्नेस्ट मैके ने चन्नूदड़ों को भारत का शेफील्ड कहा है, यानी कि सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है। इसे सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है। लिख लीजिए, सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर, 60 में से लिखिए। यहां भी भाई 7.5 मीटर चौड़ी रोड मिली है, दोनों ओर मकान पक्की ईंटों के, ढकी हुई नालियां, कमरे, आंगन, स्नानागार और शौचालय यहाँ मिलता है। यानी कि काफी सभ्य सभ्यता, यानी कि यहाँ के लोग रहे होंगे। मणिकारी मुहर बनाने, भार माट के बटखरे बनाने का यहाँ काम होता था, इसीलिए इसको औद्योगिक शहर कहा जाता है। और देखिए, तांबे का मत्स्य कांटा, मछली जिसमें फंसाई जाती है, देखते होंगे, तो वो भी यहाँ से मिला है। तांबे का, वो भी किसका मिला है, तांबे का मत्स्य कांटा, लिख लीजिए ये चीज। भाला फेंकते पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति, भाला फेंकते ऐसे क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो, हाँ, भाला फेंकते पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति मिली है। भाला फेंकते पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति। एक देखिए गाड़ी का मॉडल मिला है, मृड़ गाड़ी का मतलब वो जो है मिट्टी की बनी हुई मॉडल मिला है, ऐसे सुन लीजिए। तो उसमें जो है गाड़ीवान जो है हाथ में चाबुक लिए हुए दिखाया गया। कैसे, जैसे आप देखते होंगे, जैसे चाबुक समझते हैं ना, इसमें एक चमड़े का वो लगा होता है, इसमें चाबुक मारते हैं घोड़े को दौड़ाने के लिए। तो इस तरह का जो है फिगर अंकित है मृड़ पर, गाड़ी का मॉडल है और गाड़ीवान के हाथ में चाबुक दिखाया गया है। तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस करिए चन्नूदड़ों में। लोथल देख लीजिए, लोथल इंपॉर्टेंट में है। लोथल लोथल कहाँ पर है भाई, वेरी गुड, लोथल। नहीं मजा आ रही यार, अच्छा। लोथल देखिए, गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल, यानी सरगावल नामक गांव के पास है। गुजरात अहमदाबाद जिला कहाँ पर है, कहाँ पर है, गुजरात। आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो है स्थल, पुरातात्विक स्थल कहाँ है भारत में, तो गुजरात में। गुजरात अहमदाबाद जिला, सरगावल नामक गांव है, सरगावल नामक गांव है, वहां पर ये लोथल स्थल मिला है। और स्थिति देखिए, यहाँ पर देखिए 2 नदियों का संगम है, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। क्योंकि लोथल का सबसे बड़ा भाग भोगवा नदी के तट पर था, इसीलिए ज्यादातर किताबों पे क्या मिलता है, भोगवा नदी। तो भोगवा लिख लीजिए, नदी कौन सी है, भोगवा नदी। लेकिन यह जो है संगम किसका, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है, जान लीजिए। अगर अभी इस तरह का सवाल आएगा तो दिमाग में बनाए रखिएगा कि संगम है, भोगवा नदी के संगम पर है, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। क्योंकि लोथल का सबसे बड़ा भाग भोगवा नदी के तट पर था, इसलिए इसको भोगवा नदी के किनारे माना जाता है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वहीं पे जन्म हुआ था ना। हाँ, खोजा किसने था, हाँ, आर्यभट्ट, लिख लीजिए। आर्यभट्ट नहीं भाई, एस.आर. राव, एस.आर. राव, इनका नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव। एस.आर. राव, एस.आर. राव, एस.आर. राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इनका पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, एस.आर. राव। आर्यभट्ट तो बनवाली के किए, एस.आर. राव 54-55
फिर 55 से 57-58 तक इन्होंने इसकी खनन कार्य कराया था। देखिए इसको जो है इन्होंने एस.आर. राव ने क्या कहा था, खोजा और उत्खनन दोनों इन्होंने ही कराया था। एस.आर. राव ने इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है, लिख लीजिए, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लोथल को एस.आर. राव ने क्या कहा था, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है यानी उपनाम दिया, जोदड़ो कहा है। तो यहाँ से गोदीवाड़ा, यहाँ से खूब पूछा जाता है, बहुत धुआंधार सवाल पूछा जाता है यहाँ से। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो ये सागर तट पर था, इसलिए यहाँ पर जो है गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। गोदीवाड़ा मतलब हाँ, जहाँ पर जहाज जो है लंगर डालते हैं, कहने का मतलब आजकल हम लोग क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि सागर तट पर था और पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और यहाँ भी देखिए जो मकान मिलते हैं उनके दरवाजे गली की ओर ना खुलकर सड़क की ओर खुलते हैं, उल्टा था यहाँ पर, जान लीजिए। मोहनजोदड़ो और वहाँ पर जो है हड़प्पा में गली की तरफ खुलते थे, यहाँ के मकान के दरवाजे किस तरफ खुल रहे हैं, मुख्य सड़क की ओर। और फारस की मुद्रा या सील यहाँ से प्राप्त हुई है, लिखते चलिए छोटा छोटा, यहाँ से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, गुड़ गुड़। तो फारस की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ भी देखिए नगर दो भागों में बटा था, गढ़ी और नगर, यानी दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। गढ़ी और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ ये था। गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। नगर के उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र होता था। नगर के उत्तर में बाजार था और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र। बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। और यहाँ पर पूरी दुनिया का यानी विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, ये चीज खूब पूछा जाता है, तो गोदीवाड़ा दिमाग में रखिएगा। तो जो जहाज आते थे यानी डॉकयार्ड, वो तालाब जैसा पूर्वी खंड में एक घेरा बना था, उसी को वहीं पे आके जो है जहाज रुकते थे, जिनको बंदरगाह कहा जाता था। और इस बंदरगाह से फारस की मुहर मिली है। इसमें लिखिए बंदरगाह, प्राप्ति में लिखिए बंदरगाह कामा यानी गोदीवाड़ा कामा, धान यानी चावल, बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां, ये भी पूछा गया, 3 युगल समाधियां। बंदरगाह, धान यानी चावल के साक्ष, बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां। 3 युगल समाधियां, युगल समाधियां समझ रहे हैं, जुड़वा समाधियां मिली। 3 युगल समाधियां पूछा गया भाई। बंदरगाह पूछा गया है, धान के साक्ष पूछे गए हैं, फारस की मुहर पूछा गया है, 3 युगल समाधियां भी पूछी गई उत्तरी में। अब इनका देखिए व्यापार कहाँ से होता था। मिस्र मेसोपोटामिया से व्यापारी जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ भी था, यानी कि यह व्यापारिक नगर रहा होगा। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और चूंकि यह समुद्री किनारा था इसलिए जहाज जो है फारस की चूंकि मुहर भी मिली है, तो इसलिए हाँ वहां से जो है व्यापारिक आदान प्रदान होता था। और देखिए खास चीजों में सिर्फ सुनते चलिए, एक घर से सोने के दाने मिले हैं, सिलखड़ी की 4 मुहरें मिली हैं, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियां भी मिली हैं, रंगा हुआ मिट्टी का जार मिला है। जार समझते हैं ना, हाँ बर्तन जिससे आप पानी, बड़ा जार होता है, हाँ मग टाइप में जार मिला है। और यहाँ से 20 समाधियां मिली हैं, जिसमें 3 युगलिक समाधियां आपको हमने बता दिया, यानी कि स्त्री पुरुष समाधान भी यहाँ भी देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष युगल समाधियों में
स्त्री पुरुष साथ में दफनाए गए, ये सवाल पूछा गया है। सती प्रथा कह सकते हैं। हाँ, सती प्रथा का प्रमाण माना जा सकता है। वेरी गुड। कंकाल इनके जो मिले हैं उत्तर दक्षिण, यानी कि सिर किधर है, उत्तर की तरफ, पैर किधर है, दक्षिण की तरफ। हाँ, आगे लिखिए स्टार बना के। एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, जिसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। जिसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। 5 बजे तक चलता है ना क्लास। जिसका साम्य पंचतंत्र की कथा किसने लिखी थी? विष्णु। हाँ, इसका बहुत सारे दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है पंचतंत्र का, जिस तरह से गीता का जान लीजिए। हाँ, बहुत। और इसमें जो है बड़ी मार्मिक कहानियां भी लिखी गई हैं, हंसी ठिठोली वाली भी कहानियां लिखी गई हैं। तो एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, जिसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया। आप लोग देखे होंगे चित्र में देखे हैं ना, लोमड़ी और कौवे की, चालाक लोमड़ी की कहानी। हाँ, और देखिए यहाँ से उत्तर अवस्था की अग्निवेदी मिलती है। अग्निवेदी मतलब यज्ञकुंड हुआ था। नाव की आकार की 2 मुहरें, लिखिए इसको। नाव की आकार की 2 मुहरें मिली हैं। मुहरें कैसी मिली हैं? ऐसे, नाव की आकार की, नाव की आकार की 2 मुहरें मिली हैं। ऐसे नाव की आकार की 2 मुहरें मिली हैं। लकड़ी का अन्नागार, ये लिख लीजिए भाई, लकड़ी का अन्नागार। जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिख लीजिए। लकड़ी का अन्नागार। अन्न पीसने की चक्की, अन्न पीसने की चक्की जो आपके घर में होती है, 2 पार्ट वाली, नीचे फिक्स होती है, ऊपर से ऐसे ऐसे चलाते हैं ना। जब ये लोग चलाते थे तो सिजेरियन व्यवस्था नहीं थी। अब ये व्यवस्था बंद हो गई, तब सिजेरियन होने लगी डिलीवरी। तो लकड़ी अन्न पीसने वाली, लिख लीजिए, अन्न पीसने की चक्की, यानी 2 पार्ट में। ये पूछा गया है सवाल। 2 पार्ट वाली अन्न पीसने वाली चक्की, क्या कहते हैं? जांता, जांत। अरे जो पुराना घर में होता था भाई, ऐसे ऐसे नहीं पीसते थे बैठ कर। हाँ, और वो उखली में धमाधम वो मूसर चलता था, मूसर। हाँ, ओखल। ये घर में आज भी होगा। हाँ, कहीं भी फाड़ के अपना जमा के उसको हाँ, अरे नीचे वाला पार्ट जो होता है वजनी या तो होता है या तो कहीं उसको जमा देते हैं। ऊपर वाला चलता रहता है, उसमें गेहूं डालते थे। अरे कुछ इस तरह से होता था, ऊपर नीचे 2 पार्ट। यहाँ पर हत्था होता था तो इसे से चलाते थे, नीचे जो है निकलता था गेहूं। नहीं देखे हैं आप? हम देखे हैं, बता रहे हैं आपको। हमारे घर में हुआ करता था। घर में ही ताजा आटा जो है सुबह उठ के बना दिया जाता है। तो इस तरह के 2 पार्ट वाली चक्की मिली है। और देखिए हाथी दांत तथा पीस का पैमाना मिला है। दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से मिला है। तांबे की पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृति, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, लिख लीजिए, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, और बटन के आकार की मुद्रा, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, काम लगाइए। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें मिली। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें मिले हैं। ठीक है, हाँ, ये लिख लीजिए, खत्म हो गया। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें। हाँ, बेलनाकार मुहरें, मुहर मुहर, बेलनाकार मुहर, ये पूछा गया सवाल है। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें मिली हैं, यानी मेसोपोटामिया से आदान प्रदान होता था। टाइम हो गया? हाँ, यहां से फारस की खड़ी प्रकार की एक मुहर प्राप्त है। बस, ज्यादा नहीं। फारस की खड़ी प्रकार मुहर प्राप्त है, उस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है। मिला बहुत कुछ है, जो पूछा गया सवाल वो लिखिए।
हाँ फिर से बोले, यहाँ से जो फारस की खड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त है, यहाँ से जो फारस की खड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त है, उस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है, उस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है। सती प्रथा का द्योतक, यह सर राव भी मानते हैं इस चीज को कि सती प्रथा का द्योतक यहाँ प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि युग्मित समाधान हुआ है, स्त्री पुरुष एक साथ तो मरेंगे नहीं, पुरुष खत्म हुआ होगा, स्त्री जो है आत्मदाह कर ली होगी, एक साथ जो है। हाँ बस 2-3 चीज इसमें और देख लीजिए बस छोटा छोटा भाई। हाँ देखिए, छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, और इससे जो है शल्य क्रिया के, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। मिट्टी का साहुल मिला है, साहुल समझते हैं ना, जिससे आपकी बिल्डिंग सीधी खड़ी की जाती है। मुहरों पर बीज वाले यंत्रों का अंकन हुआ है। सुई मिली है जिसकी नोक पर छेद है। खांचे वाला बर्मा, पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है, लंबा चौड़ा। हाँ, सर्वाधिक बतख का चित्रण हुआ है, ये चीज लिखिए, सर्वाधिक बतख का चित्रण हुआ है। यहाँ के जो भी चीजें मिलती है उसमें बतख का बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है। और देखिए, रंगाई कुंड लिख लीजिए, रंगाई कुंड मिला है। रंगाई कुंड मतलब समझते हैं, जहां पर कपड़ों को कलर प्रदान किया जाता है, रंगाई कुंड मिला है। हाथी दांत की पटरी, 64 कच्चों वाला माल गोदाम, ये भी लिखिए, 64 कच्छों वाला माल गोदाम यानी भंडार गृह था। सोने के मनके, चौसठ कच्छों वाला माल गोदाम मिला है और सोने के मनके मिले हैं। हाँ बस करिए। अब देखिए, ह्यूमिलर महोदय कह रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व में सैंधव सभ्यता का पूर्ण विकास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में हुआ है। ये ह्यूमिलर महोदय का मानना है कि ये जो 3 शहर थे, नगर थे, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इनमें जो है पूर्ण विकास देखने को मिलता है, नगरीय विकास।